सेकेंड सेमेस्टर से फर्स्ट पेपर जो सैद्धांतिक पेपर आपका है, वहाँ से भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा से मैं एक टॉपिक ली हूँ, शिक्षा और समाज का संबंध। शिक्षा और समाज का संबंध क्या है? तो शिक्षा और समाज के संबंध को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा के अर्थ में देख लीजिए, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है सीखना व सिखाना। अतः शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ कि सीखने और सिखाने की क्रिया, और यह क्रिया जीवन प्रयत्न या सीखने या सिखाने की क्रिया जो है जीवन प्रयत्न चलती रहती है। बच्चा कहीं भी सीखता है, जो है किसी भी जगह अनुकरण से भी सीखता है, इधर उधर से जो है देख के भी सीखता है जैसे। और दूसरे स्तर पर अगर बात की जाए, विद्यालय स्तर पर अगर बात की जाए, तो सीखने की प्रक्रिया यहाँ पे 3 स्तर या 3 बिंदु के द्वारा यह प्रक्रिया पूरी होती है, जिसमें पहला शिक्षक होता है, दूसरा शिक्षार्थी होता है और तीसरा जो है हमारा पाठ्यक्रम होता है, जिसके आधार पे जो है बालक सीखता है शिक्षक के द्वारा। तो इस प्रकार से शिक्षा बच्चे के विकास की यह प्रक्रिया चलती रहती है, चाहे विद्यालय के माध्यम से, जिससे उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी तरह का विकास जो है होता है। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है? तो इन्होंने डिफिनेशन दिया कि शिक्षा क्या है कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है शिक्षा। प्लेटो ने कहा कि शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है शिक्षा, अर्थात बालक का जिस सीखने की प्रक्रिया से उसके शरीर का विकास, उसके मस्तिष्क, उसके बुद्धि का विकास जब होता है, वही जो है वही शिक्षा के माध्यम से इन सभी चीजों का विकास बालक के अंदर होता है। इसके बाद अरस्तु ने भी इसका डिफिनेशन दिया। इन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा होता है। अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। तो इस प्रकार से शिक्षा के बारे में थोड़ा सा हम जान लिए। अब आगे देखते हैं कि समाज क्या है। समाज क्या है कि समाज किसे कहते हैं, पहले देख लेते हैं सरल भाषा में। समाज 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को हम समाज कह सकते हैं, जिनके बीच अंतर संबंध, पारस्परिक सहयोग, परस्पर निर्भरता, ये सभी चीजें जो है पाई जाती हैं, तो उसको हम समाज कह सकते हैं। अर्थात अगर हम समूह की बात करें तो वहाँ पे समूह समाज का बोध तो होता है, लेकिन वहाँ पे जब तक अंतःक्रिया, पारस्परिक सहयोग की भावना नहीं होगी, उनके अंदर क्रिया प्रतिक्रिया की भावना नहीं होगी, तब तक उसको हम समाज नहीं कह सकते हैं। तो अंतः प्रक्रिया, क्रिया, परस्पर सहयोग, विरोध, परस्पर जागरूकता, ये सब चीजें, ये सब तत्व जो है उसके अंदर, समूह के अंदर होना चाहिए, तभी उसको हम समाज कह सकते हैं, अन्यथा नहीं कह सकते हैं। तो इसके बाद परिभाषा देख लेते हैं समाज की। मैकायो पेज ने समाज की परिभाषा इन्होंने दिया है कि समाज क्या है? समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकारों, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों, उप समूहों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रता की व्यवस्था है तथा संबंधों का यह जाल है। समाज, इन्होंने कहा एक परिभाषा इनकी सरल रूप से, समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव परिवर्तित होती है, क्योंकि हमारे संबंध जो है क्या कहते हैं, सदैव जो है परिवर्तित। हमारे रीति रिवाज, परंपरा, कार्य करने की विधियां, हमारे रीति रिवाज भी परिवर्तित होते हैं। जैसे जैसे हमारा समय बदलता जाता है, परिवर्तित होता जाता है, वैसे वैसे हमारे रीति रिवाज भी बदलते जाते हैं। कार्य करने की प्रणाली, विधियां भी प्राचीन काल से देख लीजिए आज तक, चाहे प्राचीन काल से आज तक देख लीजिए, सबके कार्य करने की विधि शैली में भी अंतर है। अधिकार सबके जो है, तो पारस्परिक सहयोग, ये सब चीजों में जो है क्या है, समय के अनुसार ये सब भी बदलते रहते हैं। ये मैकायो पेज की परिभाषा है समाज के ऊपर। इसके बाद एक परिभाषा और देख लीजिए, लेपियर की परिभाषा। लेपियर ने कहा कि समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है। अभी हम बताएं आगे कि समाज, समूह को ही समाज नहीं कह सकते जब तक उसमें कोई अंतः क्रिया न हो, उसमें सहयोग की भावना न हो, उसमें परस्पर जागरूकता न हो। तो इसी परिभाषा को जो है लेपियर ने
क्लियर किया है कि समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम ही नहीं है, बल्कि यह उस समूह के मनुष्यों के अंतर संबंधों का जटिल व्यवस्था है। इस परिभाषा को लेपियर ने कह के स्पष्ट कर दिया है समाज शब्द की परिभाषा को। अब हम आगे देखते हैं कि समाज की विशेषता क्या है। समाज की विशेषता में पहला टॉपिक आपका हेडिंग है समाज क्या है, अमूर्त होता है। समाज अमूर्त होता है, अर्थात समाज को हम देख नहीं सकते हैं, किसी के संबंध को हम जो है देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, इसलिए कहा गया है कि समाज क्या होता है, अमूर्त होता है। वो हमको दिखाई नहीं देता कि हमारा उनसे किसी व्यक्ति से क्या संबंध। जब तक हम किसी संस्था किसी संगठन में है तब तक कोई जानता है कि हाँ फला व्यक्ति फला संगठन का फला संस्था का सदस्य है, या और जब हम वहां से बाहर निकलते हैं तो हमको कोई नहीं जान सकता है कि हम किस संस्था की या किस संगठन के सदस्य हैं, या हमारे परिवार के सदस्य कौन है कैसे। तो हमारा ये संबंध दिखाई नहीं देता है जो है, ना हम उसको छू सकते हैं, क्यों उसका हम जो है अनुभव मतलब देख कर सकते हैं, मतलब देख के नहीं कर सकते हैं। तो समाज क्या है, अमूर्त होता है। पारस्परिक संबंधों की इसमें व्यवस्था केवल होती है, पारस्परिक संबंध होते हैं। दूसरा है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। हमारा जो संबंध है एक जाल, मकड़े के जाल की तरीके से है। हम हमारी सारी आवश्यकताएं, हमारे सारे उद्देश्य, अगर हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से ऐसे ऐसे मकड़े की जाल की तरह उनके संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसी के अनुसार जो है वो अपने उद्देश्यों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अगर उनके उद्देश्य अगर उनके उद्देश्य ना, उनकी कोई आवश्यकता न हो तो कोई किसी से मिल ना सके, कोई किसी से किसी का संबंध ही ना स्थापित हो। तो अपने अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर एक व्यक्ति हर एक जगह से हर एक तरह से मकड़े के जाले की तरह से गुथा हुआ है, और उसी कारण उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति, सभी उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अगला है पारस्परिक जागरूकता। हर एक व्यक्तियों में समाज तब तक नहीं कह सकते जब तक उन व्यक्तियों के बीच पारस्परिक जागरूकता की भावना न हो। अर्थात अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली देता था, दूसरा उसको कोई कुछ भी नहीं कहे बिना ही चला जाता है, तो वहाँ पे हम समाज नहीं कह सकते जब तक उसका जो है क्रिया का प्रतिक्रिया अर्थात जवाब वो नहीं देता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं कि वहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया होनी जरूरी है। पारस्परिक जागरूकता होनी चाहिए, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। अगला है समाज में समानता व विभिन्नता पाई जाती है। समाज की एक विशेषता ये भी है कि समाज में विभिन्नता और समानता दोनों पाई जाती है। तो समानता, जैसे समाज में स्त्री पुरुष एक परिवार जब बनता है तो वहाँ पे स्त्री पुरुष में समानता पाया जाता है, लेकिन विभिन्नता भी पाया जाता है, क्योंकि स्त्री के कर्तव्य अलग होते हैं और पुरुष के कर्तव्य अलग होते हैं। तो वहाँ पे उनके क्या कहते हैं कर्तव्य भिन्न है, लेकिन परिवार बनाने के लिए उनमें एक समानता पाई जाती है आयु के अनुसार। तो अगला है समाज में सहयोग और संघर्ष पाया जाता है। अगली विशेषता है समाज की, समाज में संघर्ष और सहयोग के द्वारा एक दूसरे के कार्य पूर्ण होते हैं, और कोई भी अपना कार्य अकेले नहीं कर सकता। वहाँ पे संघर्ष के द्वारा भी लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है पारस्परिक निर्भरता। हर एक व्यक्ति दूसरे पर निर्भर है। कोई भी जो है कितना भी कह ले कि मैं अपना काम अकेले ही करूंगा या मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन नहीं, जब तक मतलब किसी भी काम को करने के लिए किसी किसी की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो एक दूसरे की निर्भरता भी होती है समाज में। समाज परिवर्तनशील, समाज हमेशा परिवर्तित होता रहता है। जैसे प्राचीन समाज, मध्य समाज, आधुनिक समाज की अगर विशेषता देख ली जाए तो बहुत सारे अंतर उसमें देखने को मिलते हैं। तो समाज हमारा क्या है, परिवर्तनशील। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारे रीत रिवाज परंपरा ये सब जो है बदलते रहते हैं। समाज में जीवन है, समाज वही है जहाँ जीवन है, अर्थात निर्जीव वस्तुओं में समाज नहीं पाया जाता, जहाँ पे जीवन होता है वहीं पे समाज पाया जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं कि समाज और शिक्षा का जो है संबंध क्या है। तो समाज और शिक्षा का संबंध देख लेते हैं कि जहाँ जैसा समाज होगा वहाँ वैसी ही शिक्षा होगी।
जैसा समाज जहाँ का होगा वैसे ही शिक्षा होगी। किसी भी समाज में दी जाने वाली जो शिक्षा होती है समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार बदलती है जिस प्रकार से समाज, जैसे जैसे समाज बदलेगा वैसे वहाँ की शिक्षा बदलेगी। तो इसी कारण विभिन्न प्रकार के समाज की शिक्षा भी परिवर्तित होती रहती है। जैसे जैसे उसका समाज बदलता जाएगा वैसे वैसे वहाँ की शिक्षा भी उसी के अनुसार बदलती और ढलती चली जाती है। अब अगर देखा जाए कि प्राचीन और मध्यकालीन समाज में शिक्षा, अगर देख लेते हैं कि हर एक साल और समय में शिक्षा कैसी थी। तो प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज में शिक्षा की बात अगर की जाए, प्राचीन एवं मध्यकालीन शिक्षा, प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज में जो शिक्षा थी, ये दोनों ही समाज में जो शिक्षा थी वो धर्म प्रधान थी, मतलब धर्म पे आधारित शिक्षा दी जाती थी, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। धर्म समाज में धार्मिक सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए व्यक्ति के धार्मिक और चारित्रिक विकास पर इसमें बल अधिक दिया जाता था। अगला है आधुनिक समाज में शिक्षा। आधुनिक समाज में शिक्षा, आधुनिक समाज में शिक्षा, आधुनिक समाज में शिक्षा, जैसा कि हम जानते हैं आज का हमारा समाज वैज्ञानिक युग है। आज वैज्ञानिक युग में हम चल रहे हैं, तो आधुनिक के समाज में विज्ञान पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षा के द्वारा इस बात पर बल दिया जाता है कि व्यक्ति के चिंतन करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, इन सभी आदि मानसिक शक्तियों का विकास हो सके। आधुनिक समाज में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिससे व्यक्ति समाज जो है चिंतन, मनन, तर्क आदि इन सभी शक्तियों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। तो अगला है आदर्शवादी समाज। आदर्शवादी समाज आध्यात्मिकता पर, आदर्शवादी समाज में आध्यात्मिकता पे ज्यादा बल दिया जाता था। ऐसे समाज में व्यक्ति चारित्रिक गठन, नैतिक विकास की शिक्षा से संबंधित ज्यादा बल दिया जाता था। फिर अगला है भौतिकवादी समाज। भौतिकवादी समाज, भौतिक चीजों पे ज्यादा बल दिया जाता है उसमें। तो ऐसे समाज में भौतिक संपन्नता, भौतिक जैसे आरामदायक वस्तुओं पर ज्यादा बल दिया जाता है। सुख सुविधाओं, व्यक्तियों की सुख सुविधाओं से संबंधित चीजों का उत्पादन करने पर ज्यादा बल दिया गया है शिक्षा पे, कि ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे लोगों के भौतिक सुविधाएं या भौतिक जीवन में जो सुख सुविधाएं मिल रही है उनसे संबंधित जो है सुविधाएं ज्यादा मिल सकें। तो अतः ऐसे समाज में शिक्षा का लक्ष्य क्या था? समाज को भौतिक सुविधाओं से संपन्न बनाना जिससे समाज की भौतिक उन्नति हो। अगला है आपका निरंकुश समाज। निरंकुश समाज, निरंकुश समाज, इसमें व्यक्तियों की अपेक्षा राज्य को ज्यादा महत्व दिया जाता था। कि यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य क्या था? व्यक्तियों का विकास से संबंध नहीं था, यहाँ पे उद्देश्य था कि राज्य का विकास हो, राज्य का विस्तार हो। तो इस बिंदु पर इसको पे ध्यान देते हुए जो है शिक्षा दी जाती थी और राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इसमें समाज में शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों को समाज रूप से विकास के समान रूप से विकास के अवसर नहीं मिलता था। अगला है जनतंत्रात्मक समाज। जनतंत्रात्मक समाज, यहाँ पे राज्य की अपेक्षा लोगों को शिक्षा देने का एक सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोगों को ज्यादा मतलब शिक्षित करना, जागरूक बनाना, लोगों की जो है सुख सुविधाओं को ध्यान दिया गया था, जनता को। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर अधिक बल दिया गया, महत्व दिया गया है। और इसमें स्वतंत्रता,
समता, न्याय, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता आदि के गुणों का शिक्षा के माध्यम से समाज व व्यक्ति के अंदर विकसित करने का प्रयास किया जाता था। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज की शिक्षा उनके आदर्शों, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होती है। तो इस प्रकार से इसका संबंध हुआ समाज और शिक्षा का। अब आगे हम देख लेते हैं